नमस्कार। हिंदी शिक्षण के आभासी मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। क्षितिज भाग 2 में गद्य भाग में पहला पाठ है नेताजी का चश्मा, जिसे लिखा है स्वयं प्रकाश ने। इस पाठ का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? आपने देखा कि यहाँ पर जो चश्मे वाला है वह हालांकि सेना में काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते हैं। इसके कारण यहाँ पर मैंने उत्तर संकेत दिए हैं, उनके आधार पर आप पूरा जो उत्तर है उसे बना लेंगे। चश्मे वाले को कैप्टन कहने के पीछे जो कारण है, सबसे पहला कारण तो ये है कि क्योंकि वह नेताजी की मूर्ति में जो कमी रह गई थी उसे दूर करने का प्रयास करता है चश्मे लगाकर। इससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना का होना निश्चित होता है, क्योंकि जो कमी मूर्तिकार के द्वारा छोड़ दी गई और नगर पालिका ने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, उस कमी को एक सामान्य नागरिक ने पहचाना और उसे दूर करने का प्रयास किया। चश्मे वाले में नेताओं के प्रति जो शहीद थे, हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके प्रति अगाध श्रद्धा की भावना है। और यही श्रद्धा की भावना दिखाती है कि वे अपने देश के लिए किसी भी प्रकार का त्याग और समर्पण करने के लिए भी तैयार हैं, अर्थात देश के प्रति उनके मन में त्याग और समर्पण की भावना भी विद्यमान है। तो इसीलिए यही कारण है कि वो चश्मे वाला बेशक वह सेनानी नहीं था, लेकिन लोग फिर भी उसे प्रतीक रूप में कैप्टन कहते थे। प्रश्न 2 है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मायूस होना यानी कि पहले उन्होंने जब ड्राइवर को कहा कि आप गाड़ी मत रोकिएगा, तो एक तरह से उनके मन में जो दुख था वो दिखाता है, यानी कि वो दुखी क्यों हो गए, ये यहाँ पर पूछा गया है। उनके दुखी होने के कारण यहाँ पर बनते हैं कि पहली बात तो ये है कि जो मूर्ति बनाई गई है उसमें चश्मे की कमी को छोड़ दिया गया है, और अभी तक उसने ये जान लिया था कि इस कमी को पूरा करने वाला एक चश्मे वाला है जिसे लोग कैप्टन कहते हैं। और अब उसे यह भी पता लग चुका है कि कैप्टन मर चुका है, और उसके मन में ये एक भावना आ चुकी है कि कैप्टन के बिना कोई अन्य व्यक्ति यहाँ पर इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाएगा, अर्थात उस यह जो कमी उसके मूर्ति में रह गई है उसे दूर करने का प्रयास कोई भी नहीं करेगा। इससे उसके मन में जो देशभक्ति की भावना थी वो आहत होती थी, और इसीलिए उसने वह स्थिति का सामना नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ड्राइवर को कहा कि वह चौराहे पर गाड़ी ना रोके। प्रश्न 3 है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? यहाँ आपने देखा था कि पहले जो चश्मे होते थे, कैप्टन जो लगाता था वो रियल होते थे, यानी वास्तविक चश्मे होते थे जो कि उसकी कमी को पूरे करते थे। लेकिन यहाँ पर आपने अंत में देखा कि जब कैप्टन मर जाता है तो वहाँ पर एक सरकंडे का चश्मा लगा होता है। अब ये प्रश्न यही है कि इस चश्मे से क्या उम्मीद जगती है लेखक के मन में, हवलदार साहब के मन में, या हम सब के मन में? ये जो सरकंडे का चश्मा है, यह लगाने का कार्य कोई बच्चा ही कर सकता है, हम इस पाठ के आधार पर महसूस कर सकते हैं। और यह जब बात हमारे मन में आती है कि कोई बच्चा ये सरकंडे का चश्मा लगाएगा, तो ये संकेत करता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो आगामी पीढ़ी है, उसमें देशभक्ति की भावना बरकरार है, अर्थात वह देश के जो शहीद हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना रखती है, नैतिकता की भावना उनके अंदर विद्यमान है। और इसलिए ये भी लगता है कि जब आगामी पीढ़ी में यह भावना आ जाती है तो हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल है, ये निश्चित हो जाता है, अर्थात एक सुरक्षित देश के होने की भावना हमारे मन में जाग जाती है। प्रश्न 4 है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? अब पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इतनी सी बात कौन सी बात है, यानी कि
नेताजी की मूर्ति में जो कमी है, अर्थात जो चश्मा नहीं बनाया गया उसे पूरा करने की बात, जो सरकंडे का चश्मा लगा दिया गया था, ये इतनी सी बात, इस बात को कहा गया है। तो ये इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी सी बात हो जाती है। अर्थात एक तरह से ये संकेत करती है कि हमारी पीढ़ी के द्वारा नेताजी में की मूर्ति में जो कमी रह गई थी उसे पूरा किया गया और एक तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, अर्थात उनके सम्मान को यहाँ पर बढ़ाने का कार्य किया गया। दूसरा इसमें आएगा कि जो हवलदार साहब हैं उनके मन में निराशा की भावना आ चुकी थी। उन्हें लगता था कि शायद इस मूर्ति में जो कमी रह गई वो अब हमेशा बनी रहेगी, लेकिन जो सरकंडे का चश्मा लगाया गया उससे उनकी निराशा की भावना भी खत्म हो गई और वो एक आशा में बदल गई। और यहाँ पर जो हवलदार साहब हैं उनको एहसास हो गया कि भावी पीढ़ी में देशभक्ति की भावना है, अर्थात अब हमारे देश में जो आगामी पीढ़ी आ रही है उनमें हमारे शहीदों के प्रति सम्मान की भावना है और देशभक्ति की भावना है, त्याग और समर्पण की भावना भी विद्यमान है। अगला प्रश्न है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। होम देने वाला यानी कि बलिदान कर देने वाला, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, अर्थात भ्रष्टाचार के मौके ढूंढती है। तो इसका आशय क्या है? आशय का अर्थ होता है बच्चों कि हम उस जो पंक्ति कही गई है उसके अर्थ स्पष्ट तो करें ही, साथ में उसका जो संदर्भ है उसे भी स्पष्ट करें कि यह कब कहा गया है, क्यों कहा गया है। यहाँ पर हवलदार साहब ये बात तब कहते हैं जब नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगाता है, चश्मे वाला, उसका उपहास किया जाता है पान वाले के द्वारा। तो इसमें हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगता कि जो लोग हैं, जो हमारे नागरिक हैं देश के, वे हमारे देशभक्तों का, शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, महान व्यक्तियों का मजाक उड़ाएं, उपहास उड़ाएं। तो वो इसी पर कटाक्ष करके कहता है कि कुछ लोग तो अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं अपने देश पर, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बलिदान कर देने वालों पर हंसते हैं, और जो उन बलिदान कर देने वालों का सम्मान करता है उस व्यक्ति पर भी हंसते हैं, अर्थात देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं। और दूसरा इसमें आएगा कि वे ऐसे व्यक्ति देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं और केवल अपना स्वार्थ ही उन्हें याद रहता है और इसी बारे में ही वे सोचते रहते हैं। जो नैतिक मूल्य एक व्यक्ति के अंदर होने चाहिए वो उनके अंदर पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, अर्थात वो नैतिकता भूल चुके होते हैं। तो ये ऐसे व्यक्तियों के लिए और संकेत यहाँ पर किया गया है। प्रश्न 6 है, पान वाले का रेखा चित्र। रेखा चित्र का अर्थ होता है बच्चों कि आपको पाठ से उन अंशों को ढूंढना है जहाँ पर ऐसे शब्द दिए गए हैं जिससे कि उस व्यक्ति का, अर्थात पान वाले का एक चित्र हमारे मन में बन जाता है और उनका व्यक्तित्व भी हमारे सामने आ जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको निकालनी होती हैं। आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ लिखा, पान वाले के बारे में बताया गया था कि वह काला, मोटा, खुश मिजाज है और पान खाता रहता है, उसके दांत लाल काले हो चुके हैं, तौन भी उसकी निकली हुई है, और इसके अलावा ये भी दिखाया गया है कि वह बातूनी है, मजाकिया है। लेकिन जब कैप्टन मर जाता है तो उस समय की जो उनकी स्थिति है वो दिखाती है कि वो संवेदनशील भी है और देश के प्रति उनके मन में समर्पण की भावना भी विद्यमान है। अब है अगला प्रश्न है, इसमें आया था कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये पान वाले के द्वारा बोला गया था। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस विषय पर? ये जो पंक्ति बोली गई ये आपको बताना है। तो हमें लगता है कि ये जो प्रतिक्रिया है ये पूरी तरह अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। ऐसा नहीं कहना चाहिए हमें, चाहे वह व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन उसकी अपंगता का मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए। तो दूसरा है कि ये जो चश्मे वाला है
यह तो एक देशभक्त भी है, शहीदों के प्रति सम्मान की भावना भी रखता है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति एक उपहास का दृष्टिकोण रखना ये सर्वथा अनुचित है। ऐसे व्यक्ति तो श्रद्धा के पात्र होते हैं, सम्मान के पात्र होते हैं। उनके प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना होनी चाहिए। प्रश्न अगला है, ये कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, उनके आधार पर हमें बताना है कि वह व्यक्ति किस तरह की विशेषता अपने स्वभाव में या व्यक्तित्व में रखता है। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इस आधार पर हमें क्या लगता है कि हवलदार साहब कैसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं? तो क्योंकि नेताजी शहीद और स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त थे, तो उनकी तरफ निहारने का अर्थ है कि उस व्यक्ति में भी देश प्रेम की भावना है, देश प्रेम का जज्बा है। तो हवलदार साहब में देश प्रेम की भावना है। स्वतंत्रता सेनानियों का वो दिल से सम्मान करते हैं, और जो कैप्टन है वह जो उस पर चश्मा लगाने का कार्य करता है, तो उसकी देशभक्ति से भी हवलदार साहब प्रभावित हैं। अगला है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपने धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इससे उनकी कौन सी विशेषता दिखाई दी? हालांकि आपने देखा था वो मजाक भी उड़ाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्थिति है, इससे उनका व्यक्तित्व एक विपरीत दिशा की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। यानी कि यहाँ से हमें पूरी तरह एहसास होता है कि जो पान वाला है वह कैप्टन और उसके देशभक्ति का सम्मान करता है, और उसके मरने से वो अत्यंत दुखी भी है। और कैप्टन के प्रति उसके मन में आत्मीयता की भावना है, अपनेपन की भावना है, संवेदनशीलता उसके मन में है, और देश प्रेम की भावना उसके मन में दिखाई देती है। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो ये कौन सी विशेषता है? वही देशभक्ति की भावना, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना। वो किसी भी प्रकार की कमी उनमें बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सहन नहीं कर पाता है, और उसे पूरी करने का प्रयास करता है। तो ये दिखाता है कि उसके मन में जो शहीद हैं उनके प्रति अपार श्रद्धा है और उनके प्रति सम्मान की भावना है। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात होता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल होता है उनके मन में कौन सा चित्र रहा होगा। जैसे कैप्टन कहा जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो सेना का एक ऐसा जवान, सेना में काम करने वाला ऐसा व्यक्ति जब मजबूत कद काठी का है, रौबदार चेहरे वाला होगा, हट्टा कट्टा दिखने में होगा। एक कैप्टन की छवि जो लोगों में सामान्य तौर पर बनी होती है, वैसी ही छवि वो हमारे मन में भी या हवलदार साहब के मन में भी उस समय बन चुकी थी, जब तक उन्होंने उसे साक्षात नहीं देखा था। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है, यानी आजकल हर कहीं लगी होती है ऐसी मूर्ति। तो आपको ये बताना है कि क्या उद्देश्य होता है इसका लगाने का। अगर हम सामान्य तौर पर भी सोचें तो जो मूर्ति चौराहे पर लगी होती है किसी न किसी महान व्यक्ति की, स्वतंत्रता सेनानी की या शहीद की, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर कुछ संकेत हैं, आप समझेंगे उनको, कि एक महान व्यक्ति की मूर्ति लगाना अर्थात उसके महान कार्यों के बारे में आगामी पीढ़ी के मन में उसके मन में उन विचारों को उत्पन्न करने का प्रयास करना। यानी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो उस व्यक्ति को समझें, उसके कार्यों को जानें, उसके गुणों को पहचानें और सम्मान दें उसे, और उससे प्रेरणा लें और अपने जीवन में उनको पूरी तरह ढाल लें, अर्थात अमल में लेकर आएं उस व्यक्ति के सभी प्रकार के गुणों को जो देश हित में उन्होंने अपने जीवन को त्याग किया, उन सभी कार्यों को अपने मन में धारण करें, अपने जीवन में क्रियान्वित करें। यही उसका मकसद होता है।
आपसे एक निजी सवाल पूछा गया है कि आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। जाहिर है कि आप अपना पसंदीदा ऐसा महान व्यक्ति जो आपको प्रभावित करने में सबसे ज़्यादा सफल रहा उसकी मूर्ति लगाना चाहेंगे, और क्यों का उत्तर भी आप इसी तरह बताएंगे कि आप उनसे क्यों प्रभावित हुए और क्या चाहते हैं। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों का क्या उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व यानी कर्तव्य क्या होगा आपका। आप कौन सी जिम्मेदारी का वहन करेंगे उसकी मूर्ति लगा करके। पहली बात तो है कि मूर्ति लगा दी गई है तो उसकी गरिमा का भी ध्यान रखा जाए, उसके प्रति सम्मान की भावना रखी जाए, उसको किसी भी प्रकार की क्षति न हो, वहाँ पर नियमित साफ सफाई भी होनी चाहिए। और जब उससे संबंधित कोई विशेष अवसर आता है तो माल्यार्पण भी होना चाहिए और उनके जीवन विचारों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। जब ये हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ स्थानीय भाषा, स्थानीय जो बोली होती है उसके शब्द भी हम देखते हैं। तो जैसे इसमें आया था, जैसे पान वाला बोलता है कि कोई ग्राहक आ गया, समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो इसको मानक हिंदी में कैसे कहेंगे। कोई ग्राहक आ गया जिसको चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, इसलिए उसको मूर्ति वाला फ्रेम दे दिया और वहाँ दूसरा लगा दिया। तो ये मानक हिंदी में है, जिसको हम एक स्थानीय बोली से रूपांतरित कर देते हैं। भाई खूब क्या आइडिया है। आपने देखा यहाँ पर आइडिया शब्द दूसरी भाषा का आ गया, खूब भी दूसरी भाषा का आ गया है। तो ऐसे एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों को लेने से क्या लाभ होते हैं। एक तो इससे भाषा में प्रवाहमयता आ जाती है, सरल हो जाती है, सहज हो जाती है, भाव अभिव्यक्ति भी बढ़ जाती है। इससे हमारी भाषा का शब्दकोश भी बढ़ जाता है, हमारा शब्दकोश भी बढ़ जाता है और हमारी भाषा की लोकप्रियता भी बढ़ जाती है, तारतम्यता आती है इससे, और संप्रेषण शक्ति अधिक बढ़ जाती है। भाषा अध्ययन में देखिए, ये निपात छाटने के लिए कहा गया। निपात क्या होते हैं। निपात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी विशेष भाव पर बल आ जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है वाक्य, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। तो यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो यहाँ पर निपात है। ये जो तो शब्द आया है ना, ये यहाँ पर निपात है। तो शब्द आने से यहाँ पर जो भाव है कि नगर पालिका कुछ न कुछ करते ही रहते थे, तो यहाँ पर तो आने से उसके कार्यों पर बल आ गया है। किसी स्थानीय कलाकार को ही यहाँ पर आया है, ये निपात है। और यानी कि किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, कोई स्थानीय कलाकार था, सिर्फ उसी को यह अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, ये बताने का प्रयास किया गया है। तो ही कहने से यानी कि अवसर केवल स्थानीय कलाकार को दिया गया, यह इस बात पर, इस भाव पर बल आ गया है। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, चश्मा तो था। ये तो जो शब्द आया है ये निपात है और इससे बल आ गया है कि चश्मा तो लगा हुआ था, कमी क्या थी कि वो संगमरमर का नहीं था। तो यहाँ पर निपात है। हालदार साहब अब भी यानी कि भी यहाँ पर निपात है और इससे इस भाव पर बल आ गया है कि वो अब भी, चाहे समझाया गया तो भी वो नहीं समझ पा रहे थे इस बारे में। 2 साल तक शब्द यहाँ पर निपात है और इससे इस बात पर बल आ गया है कि वे लगातार उस कस्बे से 2 साल तक गुजरते जा रहे थे। तो यद तक यहाँ पर उस भाव विशेष पर बल देता है तो ये निपात है। कर्मवाच्य आपको बनाने हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। तो यहाँ पर जब कर्म वाच्य में बदलेंगे तो हम कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो क्रिया है उसका विस्तार कर दिया जाता है।
फिट कर दिया जाता है। एक तो ये विस्तार कर देंगे आप, यानी कि जो क्रिया संक्षेप में थी उसका विस्तार हो गया। और यहाँ पर जो कर्ता है उसको कर्म के अनुसार बदल देंगे, उसके द्वारा, उसके साथ में विभक्ति लगा देंगे। वह को बदल करके कर्ता के साथ विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे ये आ गया द्वारा, द्वारा यहाँ पर विभक्ति आ गई। उसके द्वारा, जब आपने देखा उसके द्वारा और फिट कर दिया जाता है, फिर आप वाक्य बनाकर देखिए जरा, उसके द्वारा और फिट कर दिया जाता है, तब बीच वाला जो वाक्य है वो आप कैसे, बीच वाले शब्दों को कैसे आप समायोजित करेंगे। उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से यूं का यूं आ जाता है। यानी कि जब आप क्रिया का विस्तार कर देते हैं, कर्ता के साथ विभक्ति लगा देते हैं, तो अपने आप ही कर्मवाच्य बन जाता है। पान वाला नया पान खा रहा था, अब पहले तो खाया जा रहा था, ये क्रिया का विस्तार हो गया। और पान वाला, यहाँ पर पान वाला करता है, इसके साथ विभक्ति लगा देंगे, पान वाले से नया पान खाया जा रहा था। पान वाले ने साफ बता दिया था, बता दिया था, इसको हम विस्तार करेंगे, बता दिया गया था, ये क्रिया का विस्तार हो गया। और विभक्ति, पान वाला यहाँ करता है, उसके साथ हम विभक्ति लगा देंगे, पान वाले द्वारा, द्वारा विभक्ति लग गई है। विभक्ति होती है के से या के द्वारा, विभक्ति होती हैं, ये इनका प्रयोग करते हैं तो जो वाक्य है वो बदल जाता है। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, ब्रेक मारे, यहाँ पर ब्रेक मारे गए, ड्राइवर के द्वारा, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रेक मारे गए, ये बदल जाएगा। उसके बाद है नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, त्याग दिया गया, नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया, सम्मान किया गया, हालदार साहब द्वारा, समझ आ गया। तो हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया, ये क्रिया का विस्तार और कर्ता के साथ विभक्ति। अब भाववाच्य कौन से होते हैं? भाववाच्य होते हैं जिसमें असमर्थता की भावना आती है, और जो भावों के अनुसार जिसमें क्रिया बदलती है वो भाववाच्य होते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता है। कर्तृवाच्य से सीधा भाववाच्य में जाता है, तो यहाँ पर कर्म नहीं होता है। माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जाता, विभक्ति तो लगेगी कर्ता के साथ, और क्रिया बन जाएगी एक वचन पुल्लिंग, माँ से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। आपने देखा यहाँ पर क्रिया जो होती है वो एक वचन पुल्लिंग में रहती है। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए, माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जाता।